तो hello friends, I'm Shweta. Today I'm going to teach you hermeneutics, phenomenology, hypothesis, development of working hypothesis, null hypothesis, and research methods, scientific methods, and arbitrary methods. So as you can see in my screen, like these are the things we are going to study. But previously I've seen that there are other fellow teachers who are already teaching you hypothesis, null hypothesis, as Rohit also spoke about hypothesis. Basically I'm going to tell you about this two particular phenomena, what is hermeneutics and the phenomenology, क्योंकि इसके ऊपर basically बहुत सारी materials मिलते नहीं है. और कुछ मतलब there are books but there are big books I don't recommend you guys to study now. That's why I have made this PPT. तो what I will do कि after this lecture आप लोगों को मैं अपना email ID और number दे दूंगी, नंबर छोड़िए email ID दे दूंगी. आप ये PPT ले लीजिएगा so that आप लोगों को अलग से कहीं से और ढूंढ के पढ़ने की जरूरत ना हो. और ये सारे शब्द बहुत अटपटे से लग सकते हैं बट आई विल मेक श्योर कि आप सबको समझ में आ जाए. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, रादर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि ये चीज होता क्या है. बट बिफोर दैट और एक दो तीन इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जेएनयू की एंट्रेंस के लिए आप लोग जितना ना पढ़े उससे ज्यादा मॉक पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पोर्शन इन दिस एंट्रेंस एग्जाम. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. पढ़ना तो जरूरी है ही, उससे ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है. तो जो केवीएस मदन की नेट यूजीसी की किताब आती है उसके पीछे बहुत सारे मॉक्स होते हैं. आई बिलीव 300 से ऊपर मॉक क्वेश्चंस है विद आंसर्स. तो अभी से आप लोग आई बिलीव कि सीरियस जो प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे जो एस्पिरेंट्स है दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. प्लीज डू सॉल्व दिस मॉक्स क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. अभी इस टाइम पे आप अगर जिन्होंने शुरू नहीं भी किया है वो भी शुरू कर दे. आई हैव मेंशन्ड दिस इन माय पीपीटी कि ये केवीएस मदन की किताब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है. इसमें बहुत सारे मॉक्स है तो स्टार्ट सॉल्विंग देम, इट्स गोइंग टू हेल्प यू. And there are KVS Madan का जो second chapter है on research methodology, that is also good. It's very short and precise, so it is very easy to cope up. And research methodology by CR Kothari अगर आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो. And for those who are aspiring for like serious research but not now, मतलब after you're done with the exam and later on studying research methodology, I recommend them to study designing social inquiry, which is by Gary King, Robert Cohen, and Sydney Barba. So people who are interested to take these books and the PPT can just shoot me a mail after the class. After the class, okay. Now we will go to the basic, the main topics, the themes of today's class. So I will make sure that this is going to be a two-way dialogue. So guys, I will ask you a few questions and I'll explain you guys, and then we will discuss with certain examples. तो पहले आप में से कोई मुझे बताए what do you mean by knowledge? कोई भी? हेलो, नॉलेज का मतलब आप क्या समझते हो? हेलो जी अगर हम जी नमस्ते, मैं नमस्ते. प्रयास कर सकता हूँ. हाँ जरूर बताएं. जी अगर हम किसी से किसी विषय के बारे में कहीं से भी कुछ भी हम गेन करते हैं, कोई पॉजिटिव फैक्ट हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं तो उसको हम नॉलेज के तौर पे देख सकते हैं. अच्छा, अब बताने से पहले एक बार नाम बता दीजिएगा, ठीक है, तो कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं. हाँ जी मैं अमन अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ. अच्छा, किसी कोई और प्रयास कर. नमस्ते, मेरा नाम हाँ जी, मेरा नाम कविता है. मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रही हूँ. जी, नॉलेज मेरे हिसाब से वो ज्ञान होता है जो आपके जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने में या चलाने में जो है सो आपकी सहायता करती है. क्या चीज सही है, क्या गलत है, कहाँ पे आपको किस तरीके से एक्शन लेना है या बिहेव करना है,
या कहाँ पे किस तरीके से बोलना है। तो मतलब एक तरह से जो ज्ञान होता है वो हमारे जीवन को सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मेरे हिसाब से ज्ञान को हम इस तरीके से, नॉलेज को हम इस तरीके से ले सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हर्मेन्यूटिक्स। ये चीज क्या है? सुनने में ही बहुत अटपटा सा है, बट एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। सो हर्मेन्यूटिक्स इज अबाउट इंटरप्रिटेशन। हम कोई भी चीज, किसी भी चीज को जैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्मेन्यूटिक्स। ओके, किसी भी चीज को देख के, समझ के उसके बारे में बोलना, ये बहुत ही पुरानी इंसान की फितरत है। हम सब ऐसे ही करते आए हैं, प्राचीन काल से होता रहा है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, एरिस्टोटल से लेके कोई जो प्लीज म्यूट कर दीजिए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो ये इंटरप्रिटेशन, दिस इज द discipline of interpreting something, anything which we see or we tend to explain. Okay, इंसान कुछ कुछ किसी भी चीज को देख के उसको एक्सप्लेन करने की जो इंसान में चाहत है, उसी को हम लोग hermeneutics बोल सकते हैं। It is not something which is merely logical or general interpretation, it is something more than that. So ये जो शब्द है hermeneutics, वो आया है एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब क्या है? टू अटर, टू एक्सप्लेन और टू ट्रांसलेट। तो जैसे कि बोल सकते हैं कि अगर हम कोई चीज, जैसे आप लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया कि नॉलेज क्या होता है, आपने इंटरप्रेट किया अपने अपने हिसाब से। तो अमन ने जैसे किया, किसी और ने अलग से किया, और मैं भी कुछ और आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे लिए नॉलेज होता क्या है। तो कोई भी एक विषय को अपने अपने वे में जो आप इंटरप्रेट कर रहे हो, इसको हमें समझना होगा। दिस इज ये जो इसका जो दिस डिसिप्लिन इज कॉल्ड हर्मेन्यूटिक्स। तो क्या बीच में अगर आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सवाल भी कर सकते हो आफ्टर दिस लेक्चर। सो टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, ओके, किसी तो कोई भी चीज हो, कोई भी टेक्स्ट हो जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं, दो चीज पे आधारित होता है। एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस। हम कहीं पे हैं, हमारे सराउंडिंग्स, ये सब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं किसी चीज को समझने में और उस चीज को एक्सप्लेन करने में। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दे सके कि like Gita as for an example, Gita as the holy book for the Hindus. ऐसे करके जब when British people came in the early colonial period, they said that Gita, they tried to say that Gita is the holy book for the Hindus. But if we see the Vedic tradition, we don't have any kind of particular book for our religion. This very idea of people of the book is something which is the monotheist people tend to believe. Like Christians have Bible, where Muslims have Quran. But in Hindu tradition, in Hindu context and time and space, we don't have anything like that. But when the British came in India, they tried to interpret Hinduism according to their own convenience. Okay, and then they searched for something similar to Bible or to Quran or the monotheist tradition which they tend to believe. And then they said like Bible or anything, we have Gita. Okay, and then they tend to say that Gita is the holy book for Hindus. Okay, and that is a colonial interpretation, that how they interpreted the Indian society, the Indian religion. And that is their hermeneutics, their interpretation, which is based on their time and their context. उन्होंने एक ब्रिटिश वे में सोचा, ब्रिटिश अंदाज में सोचा, और फिर उन्होंने हिंदू सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी, जो भी बोलना चाहे आप, उसको वो एक्सप्लेन किए। सो इसमें आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हम कुछ किसी भी चीज को इंटरप्रेट करें, एक्सप्लेन करें, तो वो हमारा आसपास का जो टाइम और स्पेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, कि एक टाइम पे स्मॉल पॉक्स होना बहुत ही मतलब महामारी समझा जाता था, कि जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ वो तो मर जाएगा। तो ये क्या है, उस टाइम का टाइम और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करके इंटरप्रिटेशन है अबाउट स्मॉल पॉक्स। बट आज के दिन में जब हम स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो फॉर अस इट इज अ क्योरेबल डिजीज, इट कैन बी क्योर्ड थ्रू वैक्सीनेशन। तो अभी हम जिस वे में स्मॉल पॉक्स को इंटरप्रेट करते हैं, पुराने जमाने में ऐसे नहीं किया जाता था।
तो दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसी को हर्मेन्यूटिक्स बोलते हैं। ओके आप में से कोई अगर एक एग्जांपल मुझे दे के मुझे समझा सके तो बहुत अच्छा होता। कोई भी लीड ले सकते हो, एनीवन, जैसे मैंने समझाया। कोई एग्जांपल किसी को देना है? कोई भी बोल सकता है बिना झिझक के। समझ में नहीं आया तो वो भी बोल सकते हैं, मैं और भी आप लोगों को एग्जांपल्स दे सकती हूँ। मैम क्वेश्चन क्या है मैम? कि मैंने जैसे हर्मेन्यूटिक्स का एग्जांपल दिया कि इंटरप्रिटेशन, कोई भी किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहा है, ओके वो उसके स्पेस और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, तो आप भी कोई एग्जांपल दे सकते हो। जैसे मैंने स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल दिया कि एक टाइम पे वो क्योरेबल नहीं था, तो लोगों को लगता था कि स्मॉल पॉक्स एक ऐसा चीज है, लोग इंटरप्रेट करते थे स्मॉल पॉक्स को एक ऐसे वे में कि वो जिसको हुआ वो तो जिंदा नहीं रह सकता। बट आज के जमाने में अगर हम स्मॉल पॉक्स को डिफाइन करें तो हमारे लिए क्या है कि इट्स अ क्योरेबल डिजीज, क्योंकि वैक्सीनेशन के थ्रू हम इससे लड़ सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स को हमने इंटरप्रेट किया, we analyzed, we explained smallpox. Likewise, if you can give some example, कोई भी कर सकता है। मैं गलत मैम ऐसे एग्जाम्पल दे सकते, जैसे जो ओरिएंटलिज्म है जो एडर स्टेट का है, जैसे हाँ। वो बोलते हैं कि जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन ईस्ट है, तो ये उनका पर्सपेक्टिव था कि हाँ ये जो ईस्ट है वो बारबेरिक है, पर अभी हम उस चीज को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि एक डेंडुरा बाबा करके थे, तो एक समय पे क्या हुआ, राजीव गांधी ने उनका पाँव मतलब छुआ था आशीर्वाद देने के, तो उसको एक अंग्रेजी मैगजीन में लिखे कि राजीव गांधी वॉज किक्ड बाय डेंडुरा बाबा, तो इस तरह से बोल सकते हैं। थैंक यू मैम। वेरी वेरी करेक्ट। कोई और बोलना चाहेगा? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? अच्छा, अगर नहीं है तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, जैसे तुमने बोला कि नॉलेज किसी भी फेनोमेना को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी ट्रेडिशन, ओके वो भी इम्पैक्ट करता है, हमारी ट्रेडिशन भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे कि इस्लाम में पेंटिंग करना, इंसान की पेंटिंग करना, इट्स नॉट परमिटेबल, लोग नहीं करते, कुरान में मना है। कि बहुत एक्सप्लेनेशंस है कि कहा जाता है कि आर्टिस्ट्री इज समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। तो क्या हुआ, बट हम लोग जब मुगल बादशाह को देखते हैं, सुल्तान को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक इस्लामिक आइडिया जो प्रॉफिट ने दिया, जो कि अरब पेनिनसुला में इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समहाउ वैलिड। जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, द वेरी आइडिया ऑफ पोर्ट्रेट बनाना इंडिया में आया पर्शिया के थ्रू, ईरान के थ्रू। बादशाह हुमायूं पर्शिया में एग्जाइल पे गए थे जब शेर शाह सूरी से हार गए थे। उन्होंने वहां पे देखा दिस कल्चर ऑफ पोर्ट्रेट, इंसान की पोर्ट्रेट बनाना इज वेरी नॉर्मल और वेरी कॉमन। वो इंडिया में उसको लेके आए, उस कल्चर को लेके आए, उस आर्ट को लेके आए, आर्टिस्ट को लेके आए। और उस टाइम पे क्या हुआ, मुगल कोर्ट में टेंशन शुरू हो गई उलेमास के बीच में, जो बहुत कंजर्वेटिव है और जो हुमायूं की तरह आर्टिस्ट्री पे बहुत रुचि रखते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, दैट इज ऑल्सो टाइम एंड स्पेस बाउंड, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, इट इज व्हाट एवरीवेयर देयर आर हर्मेन्यूटिक्स। ओके, हम किसी भी चीज को कहीं पे भी एक्सप्लेन करें। और एक बहुत ही दिलचस्प जस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ, टाइम स्पेस हर्मेन्यूटिक्स में हमेशा याद रखिएगा इसको कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जेएनयू, हमारा प्यारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसको लोग कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो उनकी ट्रेडिशन, टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन और इंटरनेशनल रिलेशंस और एनी अदर सब्जेक्ट। सम पीपल विल से ओके यहाँ पे एंटी नेशनल्स है। So that is how different people are actually interpreting JNU in different context, in different way. 2016 से पहले नहीं करते थे, एंटी नेशनल नहीं बोलते थे, वो टाइम अलग था। अभी कुछ कुछ लोग बोलने लगे हैं। समझ रहे हैं ना कि टाइम ऐसे इम्पैक्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट ऐसे इम्पैक्ट करता है किसी भी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जब रिसर्च पे जाओगे, आप लोग भी कोई थीम, कोई सब्जेक्ट आप लोग एक्सप्लेन करना चाहोगे, तो वो भी आपके पर्सनल आइडियाज, आपके पर्सनल ट्रेडिशन, ये सबसे इम्पैक्टेड होगा, इवन आपका रिसर्च इंटरेस्ट। ओके, जैसे कि मैंने पर्सनली मेरा आई एम वर्किंग ऑन जेंडर। ओके,
the reason I'm working on gender and conflict is basically it is, first of all, it is based on my interest. Okay. Second of all, that how I see this particular relation between gender and conflict may be different from someone who is seeing it through other lenses. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आप लोग पढ़ लेना. जैसे कि इट इज अ ग्रीक आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इट इज ऑल्सो अ फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन, इसको हम पढ़ सकते हैं. फिर बाकी भी मैंने लिख रखा है. जैसे कि आप अगर कोई पर्टिकुलर बुक देखोगे तो आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो डोंट लुक इनटू सम बुक्स. ओके, so hermeneutic thinkers argue that understanding of interpretive act of integrating particular things such as words, signs, events and meaning. Okay, like आप अगर Dan Brown की Da Vinci Code पढ़ोगे, तो there the protagonist, he explains symbolism, he explains sign. तो हर चीज की एक्सप्लेनेशंस ओके हम हर्मेन्यूटिक्स में करते हैं. हैंस जॉर्ज गार्टनर का नाम याद रखिएगा. ओके, दैट ही इज सम प्रोटैगनिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल हर्मेन्यूटिक्स. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को इसके ऊपर और भी बता रही हूँ कि हर्मेन्यूटिक्स दो टाइप पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. इट इज काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी फिनोमेना को आप अपने वे में एक्सप्लेन कर रहे हो. और इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी. हम इसको पढ़ते हैं कि हाउ लैंग्वेज ट्रेडिशंस आर कंडीशनड एंड हाउ through this tradition or language we are understanding certain text or certain anything certain. ये टेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे मैं कुरान को पढ़ के जैसे इंटरप्रेट करूंगी, वैसे कोई और शायद कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है वो ऐसे नहीं इंटरप्रेट करेगा, वो कहीं किसी और वे में इंटरप्रेट करेगा. मैं जैसे गीता को इंटरप्रेट कर रही हूँ, सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ कोई आदमी गीता को किसी और वे में इंटरप्रेट करेगा. ओके, तो दैट्स अ टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट. और एक चीज है हर्मेन्यूटिक्स के बारे में, जैसे नॉलेज के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा, तो नॉलेज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पर्सनल कमिटमेंट एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड पैशन. हम किसी के बारे में भी हमारे पास कुछ भी नॉलेज हो, दैट इज डिपेंडेंट ऑन आवर क्रिएटिव इमेजिनेशन, आवर पैशन. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों को आसानी होगी समझने में. जैसे कि कोई हिस्टोरिकल ड्रामा, ओके, लाइक पद्मावत. एंड पद्मावत केम इनटू पिक्चर, तो in the theaters, so people started talking about creative freedom. What is that? This is how creative imagination, how someone is imagining the character of Padmavati is different from me, you, XYZ is imagining. Okay, so there comes the conflict. जो हुआ उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं हम, hermeneutics के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन इज वेरी सब्जेक्टिव. और एक बात आप याद रखिएगा, interpretation is also about integration of our own familiarity with others. Okay, कोई आपसे कोई पर्टिकुलर चीज को लेके उसकी इंटरप्रिटेशन आपसे अलग है, इसका मतलब ये नहीं वो गलत है. That you should accept it and somehow through deliberation you need to broaden your own perspective. Okay, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी. उसमें क्या होता है कि वेस्टर्न व्हेन दिस आइडिया ऑफ मॉडर्निटी केम इनटू पिक्चर, तो इट वाज कंडीशनड मॉडर्निटी. मॉडर्न होने मतलब certain phenomena are being explained through certain conditions. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों में से अगर किसी ने काफका को पढ़ा है, तो काफका क्या बोलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, काम करना, टू बी अ वर्किंग एम्प्लॉय, इट इज लाइक अ 9 to 5 जॉब. एक बैंकर, काफका खुद एक बैंकर थे, तो इस थ्रू से मैं बता रही हूँ कि एक बैंकर का जॉब क्या होता है, 9 से 5 जॉब करना. बट इफ समवन इज जस्ट, दिस इज मॉडर्निटी. ओके, मॉडर्न आइडियाज, वेरी कंस्ट्रक्टेड आइडियाज कि ये होता है. ओके, what the postmodern people or the critical thinkers are saying, they're questioning that. Okay, they're questioning the modernity, these conditions, are they really true or we need to deconstruct. अभी किसने deconstruction के बारे में बोला, तो deconstruction of knowledge. Okay, like if in front of you there is a glass which has half filled with water, और A और B को एक्सप्लेन करने को बोला जाए, तो कोई बोलेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा ये ग्लास आधा खाली है. ठीक है, तो दिस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑन एनीथिंग, okay, it's a postmodern phenomena, and that is what hermeneutics talk about, critically analyzing things. Okay,
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से बहुत लोग जैसे कि सोशल आईआर में रिसर्च जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोगों को भी करने का मन होगा, तो इन फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ। जैसे कि दिस वेरी आइडिया ऑफ इमेजिन कीजिए कोई वॉर है, ओके, फॉर एग्जांपल इराक ईरान वॉर, ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक वॉर, okay, which was fought in the West Asian region when Saddam Hussein came into power, and in Iran there was a revolution. So in that context, the war happened. Up modern, not a lot of people will interpret it in different ways. ठीक है, जैसे कि कोई रिसर्चर है, he just wants to explain the describe the war, okay, like a narrative, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो सीक्वेंस में he described the war, okay, then that is his research. बहुत इन डेप्थ उसने रिसर्च किया कि कौन से फ्रंट में क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, एंड दैट इज द वे ही एक्सप्लेन द वॉर. कोई ऐसा भी है, ओके, हु वांट्स टू एक्सप्लेन द वॉर इन डिफरेंट वे. किसी को जानना है कि हाउ ऑयल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू स्टार्ट द वॉर, तो वो उसके एंगल से सोच रहा है उस वॉर को, ओके. कोई और है जो सोचना चाह रहा है कि व्हाई सद्दाम हुसैन वेंट फॉर द वॉर, तो वो सद्दाम हुसैन के पर्सपेक्टिव, सद्दाम हुसैन के साथ ऐसा क्या हुआ था दैट ही एक्चुअली वांटेड टू गो फॉर द वॉर. तो ये देखिए, जो इराक ईरान वॉर है, इसको डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओके. तो दैट इज द हर्मेन्यूटिक्स इन दिस, ओके. आप ये समझने की कोशिश कीजिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा. फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्लेटो, एरिस्टोटल, दे ऑल हैव been practicing this idea of since century. And for in the current perspective, the Canadian philosopher Charles Taylor, आप चार्ल्स टेलर के बारे में पढ़ोगे जब आप जेएनयू मतलब हमारे यहाँ पे कोर्स वर्क में पढ़ाते हैं, and he also spoke of, he's a modern day philosopher who writes about hermeneutics. फिर the thing you need to study is the hermeneutic cycle, okay. Hermeneutic cycle the idea was conceived in Germany. In Germany, there are a lot of critical thinkers. Critical thinkers basically like reconstruct the knowledge. जैसे इस बारे में मैं एक चीज आप लोगों को बताती हूँ. जैसे Foucault spoke of knowledge and power production. Anyone in the class who wants to explain what is knowledge and power production? Sorry, knowledge production and power में relation क्या हो सकता है? कोई भी? अच्छा, knowledge and power production is, sorry, power and knowledge production is what? कि whosoever is in power is trying to control the knowledge, and okay, and there is a relation, power and knowledge production का इसी के साथ. For example, like there is this saying, like the winner makes the history, okay. तो जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, और हारने वाले की कहानी किसी को याद नहीं रहती. तो it is like that. Whosoever is in power is controlling the knowledge production, and he is shaping the knowledge, and लोगों को वही समझ में आ रहा है जो वो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा. कोल्ड वॉर में we are going to understand this knowledge and interpretation of knowledge through the context of cold war. कोल्ड वॉर में रशिया में क्या हुआ कि the power was with the communist, and what they tried to do, they tried to impose certain kind of knowledge which is serving their purpose, okay. They will never talk good about capitalism because that does not serve them. So the educational structure, the books came out, these are all there, like Stalin के ऊपर अच्छी अच्छी किताबें आना, how मतलब he is working hard for the Soviet Union, इसके ऊपर बहुत लिखना लोगों, और जो लोगों ने उनके बारे में क्रिटिसाइज किया, द रिजीम को क्रिटिसाइज किया, उन लोगों को इधर मार दिया गया और वो लोग एग्जाइल पे चले गए. So that is the relation between power and knowledge production, okay. मतलब whosoever is in power try to control the knowledge, so that they can minimize any kind of a threat. So this is something you need to, the question भी आता है कि what is the relation, and what Foucault and post-structuralist critical thinkers, okay, in hermeneutics people try to study this. So in this picture, as I tried this is a very common picture when someone wants to explain hermeneutics.
That is, a text is understanding a text is always dependent on the context. Okay, like in hermeneutics people try to एक सबसे important example होता है उसका बाइबल का interpretation of Bible from different context. Okay, like the way for example earlier period में जब रोमन मतलब रोम में होली रोमन एम्पायर the way they try to interpret Bible, it's very different what Martin Luther when from Germany who talked about the Protestant movement or John Calvin Calvinist movement, they interpreted the Bible. ठीक है, so how the Bible biblical text have been interpreted by different people from different context, you need to understand. It's just an example. Any kind of text आप लोग जब रिसर्च करोगे आप लोगों को समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल और एक मैं आप लोगों के रिसर्च के परस्पेक्टिव में मैं बताती हूँ कि जैसे कि टेक्स्ट है यूएन चार्टर. ओके, यूएन चार्टर है और उसका एक टेक्स्ट है. उस टेक्स्ट को आप डिफरेंट वे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप एक्सप्लेन कर रहे हो. ओके, इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन टेररिज्म और वॉर. फॉर एग्जांपल आर्म कॉन्फ्लिक्ट पे आपका काम है, तो आप आर्म कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से यूएन चार्टर को एक्सप्लेन करोगे अपने रिसर्च में. जब आप थीसिस लिखोगे या डिसर्टेशन लिखोगे, कोई पीस के ऊपर रिसर्च कर रहा है और वो अपने पर्सपेक्टिव से ओके उसको इंटरप्रेट करेगा. सो दिस इज लाइक अ टेक्स्ट विल बी मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट, द टाइम. ओके, न्यू कॉन्टेक्स्ट के साथ वो बदल जाता है उसकी इंटरप्रिटेशन. तो ये भी आपको समझना होगा. अब है फेनोमेनोलॉजी. See, hermeneutics and phenomenology, they are quite similar, but there are certain differences जो आपको समझ में आएगा. जैसे कि फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में ही, it is an approach to research that seeks to describe the essence of a phenomena by exploring it from perspective of those who have experienced it. ओके, आप कहीं पे गए, कुछ पढ़े, उसकी एक्सपीरियंस किया एंड देन यू आर राइटिंग. ओके, लाइक आपको कोई फिनोमिना दिखा, कुछ आपको समझ में आया और देन आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई और आपको फिर आप उसको सच या गलत अपने रिसर्च में वो लिख रहे हो. जिसका एग्जांपल कार्ल पॉपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और देयर इज दिस हिज falsification theory भी है, theory of falsification, where the example is like so far they have seen white swans. सब लोगों ने सफेद हंस देखा था तो सब लोगों ने ये मान लिया था हंस तो सफेद ही होता है. बाद में कुछ लोग कहीं और भी एक्सप्लोर किया and they find out कि their swans can be from of different colors. So that's how the knowledge are refuted. Okay, so तो एक्सपीरियंस, ओके, आपके एक्सपीरियंस से जो गेन होता है फिनोमिना आप एक्सप्लोर करने के बाद जो आपकी पर्सपेक्टिव होती है. ओके, कोई भी फिनोमिना. फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव अ पर्सनल एग्जांपल which is very common. Okay, when इंडिया में हम क्या देखते हैं कि कोई बस का ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, we have this perspective in India that they are poor and they don't dress well while they are driving. Okay, मतलब ऐसा ही हमारे पर्सपेक्टिव है कि ये तो ड्राइवर है. ओके, बट जब मैं यूरोप गई, I experienced that the drivers are suited and booted and they are very clean and there is no, you know, there is no classification of labor at that such ki this is a bus driver or this is a taxi driver. They are also, you know, enjoying the same kind of a social rights more than even us. Okay, so then I realized ki their perspective of pursuing this idea of labor is different from India, the way India is you know experiencing it. So something you have experienced, okay, and then you're interpreting it, is you're interpreting a phenomena like that. So that is phenomenology. Okay, uh, और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ जैसे कि पार्टीशन. ओके, पार्टीशन को हम जब एक्सप्लेन करते हैं, देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ पार्टीशन, और इन दैट केस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, freedom struggle are being explained by different people as they had gone through different experiences in their life. We have this Orientalists, we have nationalists, we have subalterns, we have Dalit explanations, we have feminist explanations. So these are dependent on their own experiences. If I just say, for example, those people from Bengal and Punjab who saw the horror of partition through, you know, cross border migration,
their interpretation of partition is different than those men who are actually living in UP or in Bihar, okay, or in Delhi when this thing happened, when partition happened. So their experience of India getting independence is maybe something very happy than those who had to leave their country and the subcontinent. Their experience is different. So that's how the same phenomena of independence or partition are interpreted in different ways. आपको समझ आ रहा होगा या फिर in gender studies the experience women have been going through are different, okay, and that's how they interpret it in different way. Women going through the idea going through wars or conflict situation is different than man, okay, and that's how they are explaining this very idea of war or conflict is different than others. Like that is particularly my research talks about, like in an armed conflict, in an interstate in an intrastate armed conflict, women they actually go through different struggles altogether then who are actually, especially those who does not belong to the creamy layer, they go through some other they altogether go through other dimensions than those who are in the other parts of the society, especially the men. For example, another example मैं आपको देना चाहूंगी, Dalit history, okay, like how Dalits are explaining the Indian freedom struggle is different from the nationalist interpretation. Why? Because the experience, okay, maybe the experience the nationalists have gone through are different than Dalits. तो कोई आप लोगों में से कोई अगर फिनोमिनोलॉजी का कोई एग्जांपल देना चाहे और दे वांट टू शेयर, मतलब मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, आप लोगों में से कोई अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ दोनों बहुत आसान टॉपिक है, इसमें सोचने का डरने का कोई ही बात नहीं है, सिर्फ मैंने जो जो लिख दिया है बेसिक पॉइंट्स आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। एनीवन हु वांट्स टू गिव सम एग्जांपल्स, शेयर देयर थॉट्स। आप लोग मुझे सुन तो पा रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें मतलब व्यवस्थित आ रही है, बस कोई कुछ अप्रोप्रिएट एग्जांपल अपन पूछ रहे थे इससे। कोई भी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो, इसमें कोई थिंकर्स भी एसोसिएटेड है क्या? हाँ, थिंकर्स एसोसिएटेड है, मैंने उनका नाम भी लिख रखा है, आप लोग उनको सिर्फ उनकी बुक्स और वो सब मैंने इस नोट्स में दे रखा है, आप उनको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्रस्ट बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कि ये दोनों चीज होता क्या है, एक्चुअली इंटरप्रिटेशन होता क्या है, नॉलेज के साथ इन लोगों का लिंक क्या है। कोई एग्जांपल देना चाहेगा, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। हम जैसे कि हम बोल सकते हैं फिलोसफर्स जो अपने फिलोसफी देते हैं वो अपने एक्सपीरियंस और टाइम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थ्योरीज आइडियाज देते हैं। हाँ, दैट इज ट्रू, यू आर राइट। कोई एग्जांपल दीजिए किसी थियोरिस्ट का। हम जैसे कि हॉब्स अपने लेविथन थ्योरी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत ही ब्रूटिश, शॉर्ट, बहुत ही सेल्फिश होता है। जैसे कि तुमने बोला, तुम्हारा नाम? हम राखी। हाँ, राखी ने सही कहा कि हॉब्स, अब अगर हम देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को तीन कौन-कौन हु आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अपार्ट फ्रॉम हॉब्स? लॉक और रूसो। तो ये तीनों लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट किया। वेरी गुड एग्जांपल कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इन्होंने इनकी अपनी एक्सपीरियंसेस में इंपैक्टेड हुए। कैसे? जैसे हॉब्स ने बोला है, हॉब्स, आप अगर हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखें तो उसमें आप वो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता है। क्यों बात करता है, किसी को पता है व्हाई ही स्पोक ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की? एनीवन वांट्स टू आंसर? उन्होंने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बट एट द सेम टाइम ही सेड कि एब्सोल्यूट मोनार्की भी होनी चाहिए, लेवियाथन स्टेट एज अ लेवियाथन होना चाहिए। क्यों बोला होगा ऐसा? मैम क्योंकि वो जो राजा की जो पोजीशन है उसको वो बिल्कुल सॉवरेन मानता है, बिल्कुल संप्रभु मानता है कि उसके ऊपर किसी का क्यों मानता था?
मैम अगर ह्यूमन काइंड का मतलब अगर मैन को सारी पावर मिल जाती है तो वो मतलब डिस्ट्रक्शन ज्यादा लेकर आता है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक ओवरऑल पावर होनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई थिंक ही सपोर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की। नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की उन्होंने क्यों देखा? उनके खुद की एक्सपीरियंस के लिए। जब वो पैदा हो रहे थे उनके पूरा बचपन इंग्लिश सिविल वॉर के तहत हाँ उसके तहत गुजरा। तो ही वाज लाइक इंस्टेड ऑफ कियोस ओलिवर क्रॉमवेल और स्टुअर्ट्स एग्जीक्यूशन इन सब के टाइम पे गुजरा। तो उन्होंने देखा कि टर्मोइल क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं होती है तो क्या होती है, उन्होंने मैम ये सब लेकिन किया। मैम हाँ लेकिन क्या है कि जब उनका मतलब बचपन बीता है, फिर जैसा भी उनको शुरुआती अनुभव आया, एक्सपीरियंस हुआ कि वॉर हो रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने अपना एक माइंडसेट डेवलप किया कि ये हाँ तो हाँ हाँ। लड़ते हैं झगड़ते हैं। तो मतलब उस पे वो तो उनका एक्सपीरियंस था, लेकिन मोनार्क मतलब होना ये कैसे वहाँ डिपेंड करेगा फिर? तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट मोनार्की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोनार्की अगर पावरफुल हो तो अपने अपने कुछ राइट्स अगर मोनार्क को दे दिया तो ही विल कंट्रोल द स्टेबिलिटी। ही वाज वेरी केयर्ड ऑफ अ कंट्री बीइंग अनस्टेबल। मैं आपको इसके फिनोमिनोलॉजी के तहत समझा रही हूँ कि इमेजिन कीजिए हॉब्स एक फिनोमिनोलॉजिस्ट है। ओके, वो अपनी एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया और उसके ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी दी। आप समझ रहे हो? जैसे कि मैम हाँ मैम इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्या रेलेवेंस है, फिनोमिनोलॉजी और हर्मेन्यूटिक्स का? मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप कोई टेक्स्ट पढ़ोगे, टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन के साथ इसका बहुत लिंक्स है। अच्छा क्वेश्चन है राखी। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, अच्छा राखी तुम्हें किस पे रिसर्च करना है तो मुझे बताओ। मैम मेरा नाम हुमा है। अच्छा हुमा, आई एम सॉरी। हाँ जी। मैम मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं या तो शेक्सपियर पे करूंगी या फिर दलित लिटरेचर का कोई टॉपिक लूंगी। अच्छा, दलित लिटरेचर का कोई टॉपिक लोगे? हाँ तो जी। अब देखो, तुम दलित लिटरेचर का कोई टॉपिक ले रहे हो, तो मैंने जैसे अभी बोला कि तुम इमेजिन करो, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें पार्टीशन के ऊपर या इंडियन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर कुछ रिसर्च करना है। ओके, और तुम एक दलित पर्सपेक्टिव के तहत उस पर रिसर्च करना चाहते हो। ओके, तो आप एक टेक्स्ट ले रहे हो। ओके, इमेजिन तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ टेक्स्ट, ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट थ्रू दलित पर्सपेक्टिव। ओके, दिस इज अबाउट टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना। आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना हो तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे? इसी पे फिनोमिनोलॉजी और हर्मेन्यूटिक्स हेल्प करती है आपको। ओके, हाउ टू एक्सप्लेन and interpret a text or a phenomena or whatever event has happened. Okay, उसका आप जैसे सोच रहे हो, मे बी मैं ऐसा नहीं सोच रही। ठीक है, आप जैसे पार्टीशन, जैसे कि अभी हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम जिन्होंने बोला है हर किसी की इंटरप्रिटेशन इक्वल नहीं है, सबने एक साथ एक ही चीज नहीं बोला, किसी ने किसी वे अपने अपने वे में उसको इंटरप्रेट किया। ओके, तो जैसा कि मैंने क्लास से पहले आप लोगों को पूछा नॉलेज क्या चीज होती है, तो तीन लोगों ने तीन अलग आंसर्स किए। तो ये आप समझिए कि इंटरप्रिटेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरप्रिटिंग एन इवेंट और अ टेक्स्ट, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिसर्च। और इसी के लिए आपको फिनोमिनोलॉजी और हर्मेन्यूटिक्स पढ़ने की जरूरत है। एरिया स्टडीज में क्या होता है कि इमेजिन कीजिए कि एरिया स्टडीज में जो इनको इंटरेस्ट है, कि मैं जैसे वेस्टेशन स्टडीज की हूँ, तो द वे आई एक्सप्लेन द कुर्दिश प्रॉब्लम, कुर्द स्टेटहुड का एक इशू है वेस्ट एशिया में, तो कुर्दिश प्रॉब्लम को मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगी, एक सीरिया में रहे स्टूडेंट वैसे नहीं एक्सप्लेन करेगा। तो interpretational differences you need to understand. Okay, and to understand this interpretational differences आप लोगों को ये दोनों चीजें पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब इसमें से आपको जो जो पढ़ना पड़ेगा, जो एक्चुअली बहुत व्हेन यू आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम ऑनलाइन और एनी बुक, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही घुमा फिरा के लोगों ने लिखा है। जो सिंपल बातें हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने नोट्स में दे दिए हैं। आप सिर्फ इसी को पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया नोट्स में भी यही है। ओके, डायरेक्ट कोई मैम क्वेश्चन? एक बार आप अपना मेल शेयर कर दीजिएगा, ताकि हाँ, ये सारे मैं पीपीटी हम ले पाएं। अपना ईमेल आईडी आप लोगों से शेयर एक मिनट कर दूंगी। एक मिनट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मेरा ईमेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर भी है। ओके, तो मैं इसको शेयर कर दूंगी।
आप इससे मुझे ईमेल एक जस्ट हाय हेलो कुछ भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगी, तो आप लोग यू विल बी, आई टू बिलीव कि ये हो जाएगा। आप सब लोग ले लो, मैं आप लोगों को बाद में टेक्स्ट बॉक्स में भी, आई एम नॉट एबल टू गो टू द टेक्स्ट बॉक्स, वेट लेट मी जस्ट, ओके। मैम इसका रेलेवेंस क्या पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में है? नहीं, ये अलग ही है ऑल टुगेदर। देयर इज मैम फिर इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस यही आए, मतलब आप लोगों को बोले हर्मेन्यूटिक्स क्या है, एक्सप्लेन, मतलब कुछ कुछ डेफिनेशन दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें से कौन सा है, ओके। या फिर एक मिनट, मैं अपना ईमेल आईडी लिख के आप लोगों को एक्सप्लेन दे देती हूँ। मैम ये आप जेएनयू के जो एंट्रेंस टेस्ट होना है उसके पर्सपेक्टिव से बता रहे हो? हाँ 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 हाँ, अभी मतलब अभी मेरा screen हाँ है जी, ना, हाँ जी मैम। माय स्क्रीन इज देयर विथ यू, यू गाइस आर सीइंग इट, इज इट यस, विजिबल? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जेएनयू के क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से यही सब आएगा कि हर्मेन्यूटिक्स क्या है, ओके, इज इट टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन और टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, ओके, दीस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज क्या है, एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। या फिर किस किसने इसके बारे में बोला है, जैसे एडमंड हसल टॉक्ड अबाउट ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी, ये सब मैंने लिख के रखा है इसमें, आप लोग इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बट मैं आप लोगों को बेसिकली समझाना चाहती हूँ कि ये दोनों चीज होता क्या है। आई बिलीव ये दो ये चीज क्या है आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी नाउ आई एम supposed to tell you other things as well. Hypothesis. I think in the previous class Rohit has spoke a lot about hypothesis. तो अभी हम लोग hypothesis के बारे में बात करेंगे. Hypothesis is what? It is simple and testable statements, okay, which is like a tentative answer to a research problem. Okay, its validity is unknown, and in most cases it talks about relationship between two or multiple variables. Okay, like आप किसी रिसर्च प्रॉब्लम को देख रहे हो, आपका कोई रिसर्च पर्टिकुलर इंटरेस्ट है और उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें यू हैव टू गिव अ हाइपोथेसिस इन योर सिनॉप्सिस, okay, which will be what, which is a tentative answer, okay, to your research question, which can be at the end of the research, it can be validated, at the same time unvalidated. Both are good source of knowledge. If validated, it is also a source of knowledge, and in addition to the realm of knowledge. If it is not validated, at the same time it is in addition, okay, and it explains about relationship about two variables. ओके, आई थिंक वेरिएबल्स के बारे में भी आप लोगों को बाकी लेक्चर्स में बोला जाएगा। तो फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस ये आप लोग देख लीजिएगा। द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फोर्सेस यू टू प्रिसाइजली स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट योर रिसर्च, आप लोगों को क्या ढूंढना है, ओके। इट देन the specific and clear the specificity and the clarity needed to construct a hypothesis ensures you only collect the information you need, thereby providing the focus to study. This is also enhances the validity of your study as it ensures you are measuring. An hypothesis needs to be measurable, okay. I think कल तुम लोगों का क्लास भी होगा about this. So these are the few functions of hypothesis. Characteristics. A hypothesis should be simple and specific and conceptually clear. एक hypothesis आप लोग जब अपने research proposal में लिखोगे तो it needs to be just one or two liner. आप लोगों को एक paragraph नहीं लिखना होता है, एक line में explain करना होता है अपने hypothesis को। वो verifiable होना चाहिए. The hypothesis should be capable of verification. Hypothesis should be related to the existing body of knowledge. जो knowledge होगा, existing body, it should be relevant, okay, it should not come out of the blues, and it should be operationalable, okay. So this means it can be expressed in terms of that it can be measured, a measurable test, a testable statement, okay. जैसे कि एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हाइपोथेसिस इज बोल के 4 लाइंस दे दिए, ओके, इट शुड बी सिंपल की जगह तुम्हें लिख दिया इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उस पर टिक करके मत आ जाना. Hypothesis should be very simple, very specific, very direct, and
लिख दिया इट इज अनटेस्टिफाइबल, ओके, उसमें भी टिक मत कर दीजिएगा आप लोग इट इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या है और इसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे ही भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही जैसे मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस बोल के 4 ऑप्शंस दे देंगे, चारों के चारों करेक्ट भी हो सकते हैं, उसमें से 2 करेक्ट हो सकते हैं। तो ये फीचर्स आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि अभी टाइम तो एकदम नहीं है, मैंने देखा कि रोहित ने नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बोल रखा है। तो these are the few types of hypothesis: null and alternative hypothesis, hypothesis of differences and hypothesis of association. There are other kinds, there are so many kinds of methods and hypothesis altogether. तो आप लोग इसको एक बार देखिएगा। I will share it. How to write a hypothesis. I don't think I have time. I just have 2 minutes left. Uh, but I'll take 5 more minutes just finish it. आप लोगों को hypothesis लिखना कैसे पड़ेगा? It is a very important thing. See, you need to, before writing a hypothesis, you need to understand the variables of your study. Okay, आप जो जिस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, you need to find out the dependable and the independent variables, and with the mixture of this dependable and independent variables, you need to form a statement. Okay, which should be testified. आप जिसको अपने थ्रू आउट रिसर्च में एक्सप्लेन करोगे, इंटरप्रेट करोगे, टेस्ट सैम्पलिंग करोगे, फिर टेस्ट करोगे। ओके, एंड हाइपोथेसिस का फंडामेंटल ये होता है कि हाइपोथेसिस विल बी वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज, ओके, एट द सेम टाइम वेरी कंप्राइज। इस उसमें उस सिंगल लाइन में आपको सब कुछ मतलब एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही होता है। और फिर इट शुड गो थ्रू अ प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन भी आई थिंक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। नल हाइपोथेसिस रोहित ने तो बोल ही दिया, मैं अलग से क्या ही बोलूं। अब research methods, okay, scientific method and arbitrary method. Scientific method is a systemic rational approach for seeking facts. It will be systematic, it will be rational, okay, it should, you know, it should rational or systematic, scientific कुछ भी बोले तो which means it is verifiable, okay, आप टेस्ट करके वेरीफाई कर सकते हो with evidences. और arbitrary क्या होता है, which is based on your open belief, okay, impression, your imagination. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक टाइम पे बोला जाता था कि अर्थ इज फ्लैट, ओके, और फिर बाद में थ्रू रिसर्च, थ्रू वेरीफाइबल फैक्ट, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, वी फाउंड आउट द अर्थ इज नॉट फ्लैट, ओके, इट्स नॉट इवन राउंड प्रॉपर्ली, बट इट इज नॉट फ्लैट, ओके। या फिर पहले जैसे देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि अपने खुद के इमेजिनेशन से हम लोग कुछ कुछ चीजों को इंटरप्रेट करते थे, बट लेटर विद द एविडेंस ऑफ साइंटिफिक मेजर्स, ओके, वी स्टार्टेड verifying it, making it whether it is true or false, okay, हम ऐसे statements बनाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे रही हूँ कि एज ऑफ डिस्कवरी इन यूरोप, ओके, कि पहले बिफोर एक डिस्कवरिंग, बिफोर पीपल स्टार्ट दिस एज ऑफ डिस्कवरी, they had some different interpretation about the world. They did not know whether America, the American continent exists or not. ओके, तो उनकी एक्सप्लेनेशन ही अर्थ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में उन लोगों का एक्सप्लेनेशन ही अलग था। बट वंस, ओके, द स्पेनिश, द पोर्टुगीज, दे स्टार्टेड दिस डिस्कवरी, ओके, वो लोग बहुत बड़े बड़े एक्सपीडिशंस में जाते रहे, दे डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स, दे डिस्कवर्ड अमेरिका, ओके, तो देन दे रियलाइज्ड हाउ व्हाट इज द वर्ल्ड अबाउट, द पर्सपेक्टिव अबाउट वर्ल्ड गॉट चेंज्ड, okay, so the first ideation, which is based on imagination, open belief, impression, can be refuted through scientific methods, scientific rational, systematic rational approach. So these are the two things. I think I'm out of time. Okay. मैम मेरा एक डाउट था। हाँ, मैम आई वांटेड टू आस्क कि अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा ओरिजिनल हाइपोथेसिस है, मतलब वो उसके कॉन्ट्ररी है, और जो हमने टुवर्ड्स द एंड प्रूव करना होता है दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मैम थोड़ा सा मुझे हमेशा मतलब इस टॉपिक में कंफ्यूजन आता है। एक जब हम which is going to be refuted, okay. मैम फॉर कोई एग्जांपल के साथ प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई एग्जांपल अभी रुको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बताओ अभी, जैसे
जैसे अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, ओके, एंड देयर आर पीपल रिसर्चिंग ऑन वैक्सीन्स, ओके, तो there are certain group of people, okay, they have their own, you know, hypothetical statements that जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि कोविशील्ड डज नॉट will not be that impactful. They had their own theories. Okay, कि it will not be impactful, it will fail, it will come back again. So these are the hypothetical statements. But later on, what happened? That is their hypothesis. But later on, what happened? Eventually, with time passes, we realize this is not that ineffective. Okay, it works against COVID. So that is null hypothesis. मतलब उनका जो था, that is refuted. Okay. Means इसमें just to make it clear for myself, अगर हम बोलें कि कोविशील्ड was not it will not be effective for COVID-19, this will be the null hypothesis. And इस केस में alternate hypothesis ये होगा that कोविशील्ड will be effective in treating COVID-19. तो alternate will be जिसको मतलब जो original हमारा hypothesis होता है. हाँ हाँ हाँ. और एक जो मैम जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर है वो कौन से हाइपोथेसिस की वजह से अराइज होते हैं, मतलब रिस्पेक्टिवली कौन से हाइपोथेसिस की वजह से अराइज होते हैं? See, I will not be able to explain these things because I think इसके लिए तुम्हें और भी classes दे जाएंगे. I am not assigned to it, so I will not be the right person to ask you this question. As you're attending the other classes, आप उसमें आप अपने doubts इस regarding clear कर सकते हो, ठीक है? But I don't think कि आप लोगों को hermeneutics और fenomenology में कोई problem होना चाहिए. ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. तो अभी मैंने अपना ईमेल आईडी सब लोगों को दे दिया है. आप लोग ये काम कीजिएगा. जिन जिनको ये देना है वो मेल कर दीजिएगा. हम एक बार hermeneutic circle please explain कर दीजिए. It is like what? See, this is the context and text के बीच में relations. Okay, कोई text है, okay, which you are interpreting according to your time and context. आप उसको अलग से interpret करते थे, but अगर टाइम और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो गए. जैसे मैंने बाइबल का एग्जांपल दिया. बाइबल व्हेन इट वाज एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग द होली रोमन एम्पायर, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द पैपेसी इन सम अदर डायरेक्शन. कुछ अलग वे में ही लोग अंडरस्टैंड करते थे बाइबल को. बट मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत की, उन्होंने बाइबल को अलग वे में इंटरप्रेट किया. पहले पैपेसी ने कैसे इंटरप्रेट किया? टाइथ नाम का टैक्स लगता था. ओके, इवन ऐसा भी पेपर्स आते थे कि जिसमें तुम अपनी गलतियां लिख दो, ओके, तो वो गलती माफ हो जाए और कुछ टैक्स भर दो. तो ये पेपल अथॉरिटी ये सब चलाती थी इन द नेम ऑफ बाइबल. ओके, तो मार्टिन लूथर ने अलग वे में बाइबल को इंटरप्रेट किया और कहा कि जो पोप बोलती है, जो पेपल अथॉरिटी बाइबल को एक्सप्लेन करती है, वो डिफरेंट है. तो मार्टिन लूथर ने जैसे बाइबल को एक्सप्लेन किया, वो मार्टिन लूथर का टाइम और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. और पैपेसी ने जैसे एक्सप्लेन किया, वो उनके टाइम, कॉन्टेक्स्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सप्लेन करता है. तो दिस इज व्हाट इट इज. समझ में आ रहा है? न्यू कॉन्टेक्स्ट, न्यू अंडरस्टैंडिंग. इनिशियल अंडरस्टैंडिंग विल, and you know, the people started feeling that जो मार्टिन लूथर कह रहे हैं वो शायद सच है. तो a lot of people started becoming Protestants in Europe. कोई और एग्जांपल दूं? जैसे मैंने स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल दिया था कि पहले लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑन स्मॉल पॉक्स वाज डिफरेंट. ओके, इट वाज नॉट अ क्योरेबल डिजीज. ओके, इवन कोविड, जब कोविड केम इनटू पिक्चर, पीपल थॉट एवरीवन इज गोइंग टू डाई. ओके, तो तब हमारी अंडरस्टैंडिंग कोविड के बारे में अलग था अकॉर्डिंग टू आवर टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट. बट अभी अगर इस टाइम पे हम देखें तो लोगों में डर खत्म हो रहा है. तो अभी हम लोग कोविड को एक्सप्लेन अलग वे में करेंगे. ठीक है, तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द न्यू अंडरस्टैंडिंग, एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट. आज हमारा कोविड के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो शायद 2 साल बाद कुछ और भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज द साइकिल. Okay, so the interpretation of a phenomena or a text or anything is differs according to time and context. और एक एग्जांपल जैसे मैं दे देती हूँ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण और महाभारत, ओके, इन डिफरेंट रीजन एंड आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में रामायण महाभारत की इंटरप्रिटेशंस, उसके ट्रांसलेशन अलग अलग है. ओके, जैसे बंगाल में फॉर एग्जांपल देयर इज माइकल मधुसूदन दत्तो. He is in his explanation of Ramayan, Indrajit is the hero and Lakshman is the villain. So his context of interpreting the text of Ramayan is different than the original
वाल्मीकि के रामायण, तुलसीदास जी के रामायण अलग है। तो टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन, कॉन्टेक्स्ट और टाइम और इंसान की कमिटमेंट, पर्सनल नॉलेज, इमेजिनेशन के तहत बदलते रहते हैं। इसका मतलब यही है। आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। आप लोग मुझसे बाद में भी संपर्क कर सकते हो। प्लीज शेयर योर व्यूज। मैम और एक था कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। अच्छा, डीकंस्ट्रक्शन इज व्हाट? आप कोई जैसे इसमें आ जाता है मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कोई एक फिनोमेना है, ओके, तो उसको हम एक कॉन्टेक्स्ट में जैसे देखते हैं, उसको हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, ओके, मेंस्ट्रुएशन का एग्जाम्पल है। पहले के टाइम पे क्या होता था, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना एक टैबू माना जाता था। ओके, पीपल वर नॉट सो ओपन अबाउट डिस्कसिंग इट। ओके, so what that is the normal, that is the condition, we have our conditioned perspective about menstruation. Okay, but as time went, okay, time goes, और क्या हुआ कि people started opening up, talking about it. We started deconstructing our own taboos on menstruation. Okay, and now people are very comfortable to discuss. Earlier it was not, now it is. Now we are interpreting menstruation in a different way, okay, then earlier we used to do. So that is the deconstruction of any kind of phenomena, any kind of knowledge. Okay, knowledge or any kind of interpretation is based on our own persuasion and how we perceive the reality. ओके, अभी जैसे शाम हो रहा है, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा कि अभी भी लाइट है, और कोई बोलेगा अरे अभी तो अंधेरा हो रहा है। तो कोई भी रियलिटी को आप जब इंटरप्रेट करोगे ना, तो वो अपने 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 खुद के बिलीफ उस पे वो होता है, लागू होती है, ठीक है। दैट्स हाउ यू डीकंस्ट्रक्ट। ओके, जो एक जैसे मेंस्ट्रुएशन इज अ सब्जेक्ट एंड अभी वी आर थिंकिंग इट, वी आर एक्सप्लेनिंग इट इन डिफरेंट वे। ओके, पहले we used to explain it in different way, so that is deconstruction of knowledge. और एक एग्जांपल जैसे मैं और क्या बता सकती हूँ, मुझे लगता है इस पे तो समझ में आ जाना चाहिए। कुछ और तुम भी बताओ, कोई एक फिनोमेना बताओ, मैं बताऊँ तुम लोगों को फिर। मैम लाइक सती प्रथा एंड बाल विवाह। हाँ, तो पहले क्या होता था, इट वाज जस्टिफाइबल मतलब बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, but later on we thought of, the lot of scholars thought of it, okay, is it, then they tried to prove it through different Vedic texts. राजा राममोहन रॉय, ऋषिचंद्र विद्यासागर, इन्होंने खुद अलग टेक्स्ट, डिफरेंट उपनिषद और पुराणों को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने उसकी क्रिटिकल एनालिसिस दी कि ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो हाँ, that's how they deconstructed the knowledge, the ideation of these particular phenomena, and then नया interpretation आया उसका। ओके, तो यही है, this is called deconstruction of knowledge. This is very simple. ओके, सिर्फ इनके वर्ड्स ही भारी भारी है, इसका कुछ है नहीं। एक्सप्लेनेशंस भी बहुत क्रिटिकली इंग्लिश में लिखा रहता है, उसको इतना, इसको देख के डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। This is very simple, and that how you interpret it depends on your context, your time, and your own personal pursuance about knowledge. That's it. So that is और कोई कुछ पूछना चाहे तो मुझे बाद में मेल कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। अभी के लिए आई थिंक बाकी क्लासेस भी होंगे, तो गुड बाय गाइस। मुझे मेल करना, मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी। बाय। Thank you so much, Shweta Didi. Thank you so much for this lecture. बहुत धन्यवाद।